हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट के बीच के डिफरेंसेस को अच्छे से समझा था। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ और आज समझेंगे फेडरलिज्म के की फीचर्स के बारे में, मतलब फेडरलिज्म के मुख्य विशेषताओं के बारे में। हमारे आज के लेक्चर का नाम है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पार्ट 1। तो देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, इस लेक्चर का टॉपिक होने वाला है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जहां पर हम फेडरलिज्म के की फीचर्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। आपके चैप्टर में टोटल 7 फीचर्स दे रखे हैं फेडरलिज्म के, जो कि यहां से लेकर यहां तक दिए गए हैं। आज के इस पार्ट में हम शुरू के 4 फीचर्स को अच्छे से समझने वाले हैं, जो कि यहां से लेकर यहां तक दिए गए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहला की फीचर फेडरलिज्म का। यहाँ पर लिखा है There are 2 or more levels or tiers of government। हमने ये पहले पढ़ रखा है कि किसी भी फेडरल स्टेट में, किसी भी फेडरेशन में कम से कम 2 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, जिनके बीच में पावर्स को बांटा जाता है, शेयर किया जाता है। और यही सबसे पहला की फीचर है फेडरलिज्म का, कि फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होते हैं, टीयर्स होते हैं। टीयर्स का मतलब लेवल्स ही होता है। तो फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज्यादा टीयर्स या लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी फेडरेशन में कम से कम 2 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है सेंट्रल अथॉरिटी का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, जो कि पूरे देश के लिए होती है। और उसके बाद दूसरा लेवल होता है स्टेट, प्रोविंसेस और रीजन लेवल का, जहां पर रीजनल या फिर स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट्स को फॉर्म किया जाता है और पावर को इन दोनों के बीच में शेयर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 2 से ज्यादा लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, जिनके बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर किया जाता है। हमारे देश में सबसे पहला लेवल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि पूरे देश के लिए है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इसके बाद दूसरा लेवल है स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि अलग अलग स्टेट्स के लिए बनाई गई हैं। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल है हमारा लोकल गवर्नमेंट का, जिसमें हमारे देश में म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत आती हैं और ये मिलकर लोकल गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। तो हमारे देश में 2 से ज्यादा लेवल्स में पावर को शेयर किया जाता है गवर्नमेंट्स के बीच में, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम फेडरलिज्म कहते हैं। इसीलिए हमारा सबसे पहला की फीचर है फेडरलिज्म का, कि किसी भी देश में जो कि फेडरल है, वहां पर 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होंगे, टीयर्स होंगे गवर्नमेंट के, जिनके बीच में पावर को शेयर किया जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे फीचर के तरफ। यहाँ पर लिखा है डिफरेंट टीयर्स गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच हैज इट्स ओन jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। मतलब जो ये डिफरेंट टीयर्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, ये सेम सिटीजंस को ही गवर्न करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजंस को कैसे गवर्न कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक स्टेट जो है, उस स्टेट का एक विलेज है, उस विलेज का एक व्यक्ति है। अब वो जो व्यक्ति है वो वैसे उस विलेज का हिस्सा है, तो वहां की जो लोकल अथॉरिटीज है, लोकल गवर्नमेंट है, वो उसे गवर्न करती है। अब वो जो व्यक्ति है वो उत्तर प्रदेश में भी रहता है, तो इसीलिए जो उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट होगी वो भी उसे गवर्न करेगी। और साथ साथ क्योंकि वो हमारे देश का नागरिक है, मतलब इंडिया का सिटीजन है, इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है, वो भी उसे गवर्न करेगी। तो इसी तरीके से उस एक सिटीजन को लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्न किया। ऐसे ही हमारे देश में सभी सिटीजन्स के साथ होता है। हम अलग अलग शहरों में रहते हैं, अलग अलग विलेजेस में रहते हैं, किसी एक स्टेट का हिस्सा है, एक देश का हिस्सा है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट की अलग अलग लेवल्स हमें गवर्न करती हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर हमारे लिए लॉज बनाती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं, जो कि हमारे लिए नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट है। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो हमारी स्टेट के मुताबिक हमारे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हमारे लिए लॉज बनाती हैं, और जो हमारी लोकल अथॉरिटीज हैं या लोकल गवर्नमेंट है वो लोकल मैटर से रिलेटेड हमारे लिए पॉलिसीज और लॉज बनाती हैं। और इसी तरीके से ये सारे लेवल्स जो कि अलग अलग हैं वो हम सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं। अब ये कैसे? क्योंकि इन सभी के पास डिफरेंट पावर्स होती हैं,
इन सभी की अपनी अपनी मतलब इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन होती है। अब यहाँ पर इस ज्यूरिसडिक्शन को समझना पड़ेगा पहले, तभी हम इस फीचर को अच्छे से समझ पाएंगे। आप सभी के चैप्टर में ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि क्षेत्र अधिकार के बारे में ग्लॉसरी में दिया गया है यहाँ पर। तो चलिए इसी ग्लॉसरी की मदद से ज्यूरिसडिक्शन का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है, ज्यूरिसडिक्शन इज द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। मतलब ज्यूरिसडिक्शन एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर किसी की, अब वो कोई एक व्यक्ति हो सकता है, यहाँ पर हम गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो जब कोई ऐसा एरिया जिसके ऊपर किसी की लीगल अथॉरिटी होती है तो उस एरिया को हम ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। उस लीगल अथॉरिटी को जो वो सिर्फ उस एरिया में एक्सरसाइज कर सकता है उसको हम ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर लीगल अथॉरिटी का मतलब है एक ऐसी पावर जिसकी मदद से ये जो गवर्नमेंट्स हैं वो लॉज को, कानून को बना सकती है, साथ ही साथ एनफोर्स कर सकती है, लागू कर सकती है। तो इसी को हम लीगल अथॉरिटी कहते हैं। तो जब किसी गवर्नमेंट के पास लीगल अथॉरिटी होती है किसी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, कि उस पावर को, उस लीगल अथॉरिटी को वो सिर्फ उस एरिया में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, उस एरिया के बाहर नहीं। तो उस एरिया को जिसके अंदर उनकी पावर सीमित है उसी को हम यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। अब ये जो एरिया है ये दो तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है जिसके बारे में अगली लाइन में दिया गया है, तो देख लेते हैं। The area may be defined in terms of geographical boundaries or in terms of certain kinds of subjects। मतलब ये जो एरिया है जिसके ऊपर ये लीगल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं, ये एरिया दो तरीकों से डिफाइन किया जाता है। पहले ज्योग्राफिकल टर्म्स में, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के टर्म्स में। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल बिहार की स्टेट गवर्नमेंट है। अब जो बिहार की स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ बिहार के अंदर ही अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, लीगल अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकती है। वो बिहार की बाउंड्रीज के बाहर मतलब किसी और स्टेट के ऊपर अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर ही अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, लीगल अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकती है। सिमिलरली जैसे हमारा देश है इंडिया, हमारे देश की जो बाउंड्रीज है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उस बाउंड्री के अंदर जो भी जगहें हैं, जो भी स्टेट्स है, सिर्फ उन्हीं को गवर्न कर सकती हैं। वो इंडिया के बाहर, हमारे देश की बाउंड्रीज के बाहर नहीं गवर्न कर सकती। इसी को कहते हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। दूसरा है सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट या फिर जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर ही लॉज बना सकती हैं और उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। उनके अलावा वो किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, किसी और मैटर या इशू के ऊपर लॉज नहीं बनाती हैं। जो उनके लिए डेजिग्नेटेड है, मतलब जो उनके लिए लिखे गए हैं, सेपरेटली बनाए गए हैं, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर वो कानून बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, और इसी को कहते हैं सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा एरिया जो कि या तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के हिसाब से होगा या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से होगा। तो जब कोई इस एरिया के ऊपर अपनी लीगल अथॉरिटी को प्रैक्टिस करता है, अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है, तो उसी एरिया को हम ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। आई होप आपको इसी के साथ ज्यूरिसडिक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम वापस चलते हैं अपने फीचर के तरफ और उसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, लेकिन उन सभी की अपनी खुद की ज्यूरिसडिक्शन होती है स्पेसिफिक मैटर्स के ऊपर। मतलब वो एरिया होता है जिसके ऊपर वो अपनी लीगल अथॉरिटी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इन एरिया के ऊपर वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं, मतलब लॉज बना सकते हैं, वो टैक्सेस लगा सकते हैं और साथ ही साथ पॉलिसीज को भी बना सकते हैं, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा की फीचर फेडरलिज्म का। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड फीचर के तरफ। यहाँ पर लिखा है, The jurisdictions of each level or tier are specified in the Constitution. Therefore, their existence and authority are constitutionally guaranteed. मतलब ये जो jurisdictions है कि कौन सी सरकार, कौन सी गवर्नमेंट किस एरिया पर रूल बनाएगी, किस एरिया को गवर्न करेगी, कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाएंगी, कानून बनाएंगी, ये सभी जुरिस्डिक्शंस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया जाता है, मतलब कि मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी
स्पेसिफाई किया गया है, लिखा गया है कि कौन सी गवर्नमेंट के ऊपर कौन सी पावर्स हैं, वो किन पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती हैं, उनकी जुरिस्डिक्शंस क्या क्या हैं। और इसको क्यों किया जाता है? ताकि गवर्नमेंट्स के बीच में लड़ाई ना हो, कोई भी लेवल ये ना बोले कि ये पावर हमारी है, आपकी नहीं है, और साथ ही साथ स्मूथली गवर्नेंस हो पाए, सब अपनी पावर्स को अच्छे से एक्सरसाइज कर पाए। अब इससे क्या होता है, इससे जो एग्जिस्टेंस है इन सभी जुरिस्डिक्शंस की, इन सभी लेवल्स की, इनकी जो मौजूदगी है, इनका जो वजूद है, और साथ ही साथ इनकी जो पावर है, इनकी जो अथॉरिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड हो जाती है। मतलब संविधान इन सभी को, इन सभी की एग्जिस्टेंस को, इन सभी की पावर्स को, अथॉरिटी को गारंटी दे देता है, एक तरीके से सुरक्षित कर देता है, सुनिश्चित कर देता है। क्यों? क्योंकि इन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाता है। तो ये था हमारा थर्ड की फीचर फेडरलिज्म का। अब बढ़ते हैं फोर्थ फीचर के तरफ, जो कि इसी से वैसे तो रिलेटेबल है और आप समझ भी जाएंगे क्यों। यहाँ पर लिखा है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस है, जो भी यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है, कौन सी लेवल होगी गवर्नमेंट की, वो किन पावर्स को एक्सरसाइज करेंगी, ये जितने भी प्रोविजंस हैं, इनको कोई भी अकेले बदल नहीं सकता है। कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोविजंस को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, इनको यूनिलेटरली मतलब कि अकेले नहीं बदल सकते, नहीं चेंज कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट की फीचर है फेडरलिज्म का, कि फेडरलिज्म में जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो बहुत ज्यादा रिजिड होती है, जिसके वजह से इतना आसान नहीं होता है कि हम किसी भी प्रोविजन को बदल दें या चेंज कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम पावर्स को शेयर करते हैं, यहाँ पर हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव लेकर आना है, तो उसमें जिनके साथ भी हमने पावर को शेयर किया है, उन सभी का राजी होना जरूरी है। कोई एक गवर्नमेंट, कोई भी एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले किसी भी प्रोविजन को नहीं बदल सकती इतनी आसानी से। और यही इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरलिज्म का। तो यहाँ पर हमने 4 की फीचर्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, जिनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है। ये सभी डिफरेंट जो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, ये सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, लेकिन इन सभी की खुद की जुरिस्डिक्शन होती है। अब इन जुरिस्डिक्शंस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है, जिसकी मदद से इनका जो वजूद है, इनकी जो पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड हो जाती है। और इन प्रोविजंस को कोई भी एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले नहीं बदल सकती, चेंज नहीं कर सकती। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक, जहां पर हमने पहले 4 फीचर्स को समझना था, ये यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चारों ही फीचर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम अगले पार्ट में बाकी के 3 फीचर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अब अगले लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।